हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2021 के क्वेश्चन आंसर। आज इस वीडियो में हम करेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, बहुत हेल्प करेंगे आपके यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। और इसी सीरीज में जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसकी सीरीज में ये मेरा 9th वीडियो है। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो 8 वीडियो जो है मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ लास्ट ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। और उसमें भी क्वेश्चंस में भी बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। जैसे सिंगल क्वेश्चंस है उसके 4 ऑप्शंस है तो उसको डिटेल एनालिसिस करके वो वीडियो डाल रखे हैं। या फिर क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्वेश्चंस की सिंपल सिंपल जो आंसर है उसकी एक्सप्लेनेशन है तो वो उस टाइप के भी वीडियो डाल रखे हैं। कुछ जो क्वेश्चंस है मैं ऐसे डाल रही हूँ जिसमें सिर्फ आंसर आंसर डाल रखे हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। तो मैं हर टाइप के वैरायटी के जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए डाल रही हूँ ताकि आप हर टाइप से जो है प्रिपेयर रहें यूजीसी नेट के लिए। उसके बाद अगर सिंगल राइटर आपको कवर करने हैं तो उनसे रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वो देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो भी है ताकि क्वेश्चंस जैसे बहुत सारे ये होते हैं कि सरफेस लेवल पे कि एक क्वेश्चन एक राइटर के 4 ऑप्शंस में वर्क होते हैं तो वो आप 1 मिनट में ही आप एक राइटर के 10 जो वर्क्स होते हैं वो देख सकते हैं। तो उस टाइप से शॉर्ट वीडियोस भी हैं। उसके साथ साथ जो रिसेंट में जो वर्क्स की समरी पूछी जा रही है वो समरीज भी डिटेल में मैंने डाल रखी है तो आप हर टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2021 के यूजीसी नेट के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following terms describe a novel of fashionable high life in 19th century English literature? 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो फैशनेबल हाई क्लास की लाइफ थी उनसे रिलेटेड जो नॉवल लिखे गए उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, कौन सी टर्म उनके लिए यूज की जाती थी? तो फर्स्ट ऑप्शन था ब्रास स्पिटून, सेकंड था डायमंड जार, थर्ड था गोल्डन स्पून और फोर्थ था सिल्वर फोक। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4 सिल्वर फोक। यानी इस टाइप के जो 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में फैशनेबल हाई क्लास के बारे में जो नॉवेल्स राइट किए जाते थे उनके लिए जो टर्म यूज की जाती थी उनको सिल्वर फोक नॉवेल्स कहा जाता था। और सिल्वर फोक नॉवेल्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो डाल रखा है क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरे चैनल पे जो जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो रिसेंट के ही वीडियो मिलेंगे, यानी 2022, 3 और 1 तक के मिलेंगे। उनसे उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड वीडियो है। तो सिल्वर फॉक पे मैंने डिटेल वीडियो डाल रखा, वो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what terms did Bertolt Brecht use for his mode of drama writing to distinguish it from traditional theatre? बर्टोल ब्रैचेट ने जो अपने जो ड्रामा राइटिंग है उनके लिए कौन सी टर्म उन्होंने यूज की है? क्योंकि जो ये जो टर्म उन्होंने यूज की है उन्होंने इसलिए की है क्योंकि उनके जो ड्रामा की जो राइटिंग थी वो अलग था। जो ट्रेडिशनल थिएटर जो राइट किए जाते थे उनसे अलग टाइप के जो इनके ड्रामा राइटिंग थी वो थी। तो इन्होंने अपने वर्क के लिए कौन सी टर्म यूज की है? फर्स्ट ऑप्शन था एपिक थिएटर, सेकंड था किचन सिंक थिएटर, थर्ड था म्यूजिकल थिएटर और फोर ऑप्शन था प्रोलिटेरियन थिएटर। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1 एपिक थिएटर। बर्टोल ब्रैक्चिट के जो जो ड्रामा राइटिंग है उसको एपिक थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following terms is used to describe spurious words which are the result of inadvertent error made by copyists, printers and editors? जब भी कोई वर्क पब्लिश करने के लिए उसको पब्लिश करने से पहले जो उसको टाइप किया जाता है, कॉपी किया जाता है या एडिटिंग की जाती है तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स अपने आप ऑटोमेटिकली एरर आ जाते हैं या कुछ एरर के टाइम से वर्ड्स की मिस्टेक हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, कौन सी जो है टर्म उसके लिए यूज की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है डूड वर्ड्स, सेकंड है घोस्ट वर्ड्स, थर्ड है प्रोटो वर्ड्स और फोर्थ ऑप्शन है सूडो वर्ड्स। तो कौन सी टर्म यूज की जाती है जब भी हम अपने किसी वर्क को कॉपी कराते हैं, प्रिंटिंग कराते हैं, एडिटिंग कराते हैं तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो कि ठीक नहीं होते,
मतलब गलत वर्ड, रॉन्ग वर्ड्स जो हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं, तो उनको एक्चुअली बोलते हैं, इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2 घोस्ट वर्ड। घोस्ट वर्ड उन वर्ड्स को बोलते हैं जो कि ट्रू वर्ड्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर वर्क्स बाय आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स के 2 वर्क आपको बताने हैं और इसके ऑप्शंस हैं कंसेप्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, सेकंड है साइंस एंड पोइट्री, थर्ड है द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक और डी ऑप्शन है इंग्लिश लिटरेचर इन आवर टाइम एंड द यूनिवर्सिटी। और इसके ऑप्शंस थे ऑप्शन ए एंड बी ओनली, ए एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली, फोर्थ ऑप्शन था बी एंड डी ओनली और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3 यानी बी एंड सी ओनली, यानी साइंस एंड पोइट्री एंड द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, ये दोनों वर्क जो है वो आई.ए. रिचर्ड्स के वर्क्स हैं, साइंस एंड पोइट्री एंड फिलोसफी ऑफ रेटोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम व्हाट इज प्रपोज्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड एज द एसेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। मैथ्यू अर्नोल्ड के हिसाब से क्रिटिसिज्म का सार क्या है, एसेंस क्या है, जो कि उन्होंने बताया है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जो क्रिटिसिज्म है उनका मेन फंक्शन क्या होना चाहिए और क्या क्रिटिसिज्म का सार होना चाहिए उनके हिसाब से। ऑप्शंस हैं ए अफर्मेशन, सेकंड कोहेंसिवनेस, सी डिसइंटरेस्टेडनेस और 4 जुडिशियसनेस। तो ये कौन सा जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के हिसाब से क्रिटिसिज्म का मेन फंक्शन है प्रेजेंट टाइम में। तो इसका राइट आंसर है डिसइंटरेस्टेडनेस, यानी वो मैथ्यू अर्नोल्ड का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी जो क्रिटिक है अगर वो किसी वर्क की क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उसको अपने पर्सनल बायस को साइड करना चाहिए। जैसे मान लो मैथ्यू अर्नोल्ड ही वर्ड्सवर्थ की किसी वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसकी जो है उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ये कहते हैं कि चाहे मुझे वर्ड्सवर्थ पसंद है तो भी मुझे बायस नहीं होना चाहिए और अगर मुझे पसंद नहीं है तो भी मुझे बायस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अनबायस्ड होके, यानी उस वर्क को तभी हम ट्रू क्रिटिसिज्म कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारे पर्सनल जो व्यूज होते हैं हम उनको उसकी वजह से उस वर्क को फेवर नहीं कर सकते, वो ट्रू क्रिटिसिज्म नहीं होगा। तो ये कहता है मैथ्यू अर्नोल्ड कि क्रिटिसिज्म का एसेंस ये होता है कि हमारे अंदर जो है डिसइंटरेस्टेडनेस होना चाहिए, कि हमें अपना पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसको नहीं लेके आना चाहिए और फेयर तरीके से क्रिटिसिज्म करना चाहिए किसी वर्क की, वही ट्रू क्रिटिसिज्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सोशोर लैंग्वेज इज, ऑप्शंस हैं ए इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर, बी अ सिस्टम ऑफ कांस्टेंट चेंज, सी अ सिस्टम ऑफ साइंस, डी अ सेल्फ स्टैंडिंग फॉर्मेशन। और इसके ऑप्शंस थे ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 ए एंड सी ओनली, यानी अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड सोशोर लैंग्वेज जो है ए एन इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ सी यानी अ सिस्टम ऑफ साइंस है लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सेंटर सेटअप फॉर स्टडिंग कल्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम कॉल्ड। जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है उसके अंदर जो कल्चरल स्टडीज का सेंटर सेटअप किया गया उसको क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शंस आपको मिले थे सेंटर फॉर कंटेम्परेरी कल्चरल स्टडीज, सेकंड था सेंटर फॉर कंटेम्परेरी स्टडीज, थर्ड ऑप्शन था सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज और फोर्थ था सेंटर फॉर न्यू कल्चरल स्टडीज। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1 सेंटर फॉर कंटेम्परेरी कल्चरल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द क्रिएटर ऑफ द कैरेक्टर जूलियन सोरेल। जो कैरेक्टर है जूलियन सोरेल वो किस राइटर का क्रिएटर है, यानी किस राइटर ने अपने वर्क के अंदर इस कैरेक्टर को लिया है। ऑप्शंस थे बेर्जेक, सेकंड था फ्लूबर्ट, थर्ड था मोलेरी, फोर्थ था स्टेंडहाल। तो इसका राइट ऑप्शन था
आंसर नंबर 4 स्टैंडहाल। स्टैंडहाल ने अपना जो वर्क है उसके अंदर जो करेक्टर लिया है वो जूलियन सोरेन को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना था। फर्स्ट ऑप्शन था इंग्लिश रिप्लेसेस पर्शियन एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंपनी। बी था अराइवल ऑफ चार्ल्स ग्रांट इन इंडिया। सी ऑप्शन था यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा बॉम्बे एंड मद्रास। डी ऑप्शन था कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट विलियम्स इन कैलकाटा। और इसके ऑप्शन ये आपके सामने थे और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, यानी सबसे पहले डी आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट विलियम्स इन कैलकाटा। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद आया बी यानी अराइवल ऑफ चार्ल्स ग्रांट इन इंडिया। उसके बाद आया ए ऑप्शन इंग्लिश रिप्लेसेस पर्शियन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंपनी। और उसके बाद आया सी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर ट्रू ऑफ रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी। कौन सी बातें रेमंड विलियम्स के कल्चर और सोसाइटी जो उनका वर्क है उनके बारे में ट्रू है। फर्स्ट, इट क्रिटिक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर। ये हाई कल्चर को क्रिटिसाइज करती है। बी, इट ओवरलुक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर। ये हाई कल्चर का आइडिया जो है उसको ओवरलुक करती है। सी, इट डिफाइंस कल्चर एज ए वे ऑफ लाइफ। ये मानती है कि जो कल्चर है वो एक जीने का तरीका है। डी, इक्वेट्स कल्चर विद साइंस। ये कल्चर और साइंस को एक साथ बराबर में रखती है। तो इसके ऑप्शन थे ए एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली, ए एंड बी ओनली, बी एंड डी ओनली। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1, ए एंड सी ओनली। यानी रेमंड विलियम के हिसाब से जो उनका वर्क है कल्चर एंड सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर इट क्रिटिक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर। ये हाई कल्चर को क्रिटिसाइज करता है। प्लस सी, इट डिफाइंस कल्चर एज ए वे ऑफ लाइफ। और ये बताता है कि जो कल्चर है वो एक जीने का तरीका है। तो ये दोनों ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द ट्रूथ अबाउट मी अ हिजरा लाइफ स्टोरी। ये जो वर्क है ट्रूथ अबाउट मी अ हिजरा लाइफ स्टोरी, इस वर्क की राइटर कौन है ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन थे ए रेवती, बी बामा, थर्ड मुक्ता सरवागा सरवाग गोड, फोर्थ वी गीता। तो ये आपको बताना था कि ये किसका वर्क है और इसका राइट आंसर है ए रेवती। और ए रेवती जो है, ए रेवती में मैंने डिटेल वीडियो, जो राइटर हैं ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर राइटर है और इस पे मैंने डिटेल वीडियो डाल रखा है। और इस पे कुछ बच्चों ने कमेंट भी कर दिया था कि मैम आप क्या पढ़ा रहे हो, किस टाइप की चीजें पढ़ाने लग रहे हो। लेकिन बच्चे पढ़ा जो भी कमेंट करने से पहले ये नहीं यूजीसी नेट का सिलेबस उठा के नहीं देखते कि मैं अपने आप से कोई वीडियो, अपने आप से पर्सनली कोई राइटर नहीं उठा रही हूँ। जो यूजीसी का सिलेबस होता है उसी हिसाब से उठाना पड़ता है। अगर वो किसी भी राइटर को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सिलेबस में तो हमें वो करना ही पड़ेगा। चाहे वो हम ये नहीं देख सकते कि वो कौन है कौन नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना कि वो एक राइटर है। तो ये बेसिकली एक ट्रांसजेंडर राइटर है। तो उन्होंने वो अपनी हिजड़ा हिजड़ा जो लाइफ है उसकी जो स्टोरी बताई है पूरी की पूरी इस वर्क के अंदर। तो ये है, इस पे मैंने डिटेल वीडियो डाल दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसका लिंक भी। तो वो आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कंट्री डज मोन्टेंग एसे ऑफ कैनिबल्स फोकस ऑन प्राइमरली। तो जो मोन्टेग का ऐसे है ऑफ कैनिबल्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन फोकस है वो किस चीज के ऊपर है, कौन सी कंट्री जो है जिसके ऊपर फोकस है। ऑप्शंस थे बोरेनियो, सेकंड ऑप्शन था ब्राजील, थर्ड था इंडिया और फोर्थ ऑप्शन था जापान। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, ब्राजील। यानी जो मोन्टेग ने ऐसे लिखे हैं ऑफ कैनिबल्स, उसमें जो मेन फोकस था वो जो ब्राजील है उसके ऊपर फोकस था, ब्राजील कंट्री के ऊपर फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ इनफ्लेक्टेड फॉर्म्स टेकन बाय ए सिंगल वर्ड इज। जो सेट ऑफ इनफ्लेक्टेड फॉर्म्स है जो सिंगल वर्ड की, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस थे, सॉरी, इसका आंसर नंबर 1 है लेक्सीम। उसको लेक्सीम कहते हैं। लेक्सीम जो है सेट ऑफ इनफ्लेक्टेड फॉर्म्स है टेकन बाय अ सिंगल वर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स फिगर इन सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो। सैमुअल बेकेट का जो वर्क है वेटिंग फॉर गोडो, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं ये इनमें से हैं। फर्स्ट ऑप्शन था एस्ट्रागोन, बी था पोजो, सी था बोसैनियो और डी था मर्फी। और आपके वो ऑप्शंस थे ए एंड बी ओनली, ए एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली, सी एंड डी ओनली। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1 यानी ए एंड बी ओनली। सैमुअल बेकेट के जो वर्क है उसके अंदर वेटिंग फॉर गोडो के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है एस्ट्रागोन एंड पोजो, ये दोनों कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर बाय जूडिथ राइट। जूडिथ राइट की कौन सी 2 पोएम्स हैं आपको बतानी है इस वर्क के अंदर। ऑप्शंस है मेडिटेशन ऑन अ बोन, सेकंड ऑप्शन है इंपीरियर एडम, सी ऑप्शन है विमेन टू मैन, डी ऑप्शन है द ओल्ड प्रिजन। और उसके ऑप्शंस थे ए एंड बी ओनली, ए एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 यानी सी एंड डी ओनली, यानी वीमेन टू मैन एंड द ओल्ड प्रिजन, ये दोनों के दोनों जो पोएम्स है वो जूडिथ राइट की है। और जूडिथ राइट पे मैंने डिटेल्ड वीडियो डाल रखा है और वो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, सॉरी इंपॉर्टेंट पोएट है ये। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर के मैं लेके आ रही हूँ काफी हेल्प करेंगे आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.